प्रणाम भारत, मैं हूँ राधे सरकार और राधे सरकार का बात और आप सभी का साथ में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो राणा दीपू सिंह हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो के माध्यम से हो और समाज से भी काफ़ी लगाव रखते हैं और इनको देखा जाता है जितने भी नेतागण हो, समाज से भी हो और वीडियो के माध्यम से तो भोकाल मचाते ही हैं ये। तो आज इनसे हम पूछेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो सर, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं हमारी राधे सरकार पेज पे, आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। सबसे तो पहले तो आपको बहुत आभार, आप इतनी दूर से आए। और मेरा परिचय क्या, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, मेरा नाम राणा है। बाकी की कहानी लिखी जा रही है, जब लिखी जाएगी तो पब्लिश होगी, सबको पता चलेगा। अभी नाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बस इतना पता है कि नाम राणा है, करना कारनामा है। कितना कर पाया हूँ नहीं पता है, कोशिश जारी है। मतलब कोशिश जारी कर रहे हैं, कोशिश जारी है। तो हमारा जो आपसे क्वेश्चन है भैया कि आप वीडियो कितने वर्षों से बना रहे हैं, लगभग कितने? क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं जो वीडियो आप बनाते हैं, इसमें कब जुड़े हैं आप वीडियो बनाने के लिए? मैं लॉकडाउन में पहली बार वीडियो क्रिएट किया था, उससे पहले मैं लिखता था। अच्छा, क्या स्टोरी लिखी? हाँ, मतलब कई पेजेस के लिए लिखा हूँ। हमारा एक पेज था, चूंकि मैं मोतिहारी जिला से आता हूँ, तो ठेठ बिहारी 05, मतलब 05 मतलब बिहार, मोतिहारी का कोड है 05, जैसे पटना का 01 है। ठेठ बिहारी जिला मोतिहारी ऐसा करके पेज था, लेकिन उसको जिला मोतिहारी हम लोग कोट नहीं करते थे, ठेठ बिहारी 05। तो उसमें हमारे कई छोटे भाई थे, वो लोग करते थे और मैं लिखता था। उसके बाद मैं मगधी वाइज के लिए लिखा हूँ, जिसमें विश्वजीत भैया ने कई, आनंद मोहन पे कई चीजें हैं, सुशांत सिंह राजपूत पे हैं, रामविलास पासवान जी के लिए मैंने लिखी हैं। तो वो सारी चीजें पहले मैं स्क्रिप्ट राइटिंग ही करता था। बिहारी नंबर 1 के लिए भी कुछ चीजें लिखता था। बाद में हमने लॉकडाउन में थोड़ा बहुत किया था और वो मैं मेनली लिखता ही था, वीडियोज बहुत कम करता था। उसके बाद दिल्ली में एक पेज हमने बनाया, क्रिएटर बबुआ, दैट इज ऑन 2022। तो 2022 से है जल्दी। तो आप जो ये वीडियो बनाते हैं इतना भौकाल टाइप को बनाते हैं, ठीक है, जैसे लगता है क्या राणा राजपूत सिंह जो हैं, ठीक है, वो राजपूतों को जो बढ़ावा देते हैं क्या वीडियो के माध्यम से, जो ये भौकाल टाइप के आते हैं इसमें? नहीं, पहली बात तो देखो यार, एक तो मेरा आवाज भारी है, तो मैं नॉर्मल भी बोलूंगा तुमसे, तुमको लगेगा कि मैं बहुत भारी बात कर रहा हूँ, तो वो तो गॉड गिफ्टेड है, पहला। और दूसरा बात यार, देखो राजपूत होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा हमको, ठीक है? राजपूत का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम किसी को दबा दें, कभी नहीं। समाज में क्षत्रिय स्टैंड क्या होता है, मैं ये चीजों को बहुत चाहता था कि कोई मेरे से पूछे, मैं इस चीज को क्लियर करूं कि क्षत्रिय का मतलब होता है जो समाज को क्षति से बचाए, ना कि क्षति दे। किसी से दबे नहीं तो किसी को दबाए भी नहीं। क्षत्रिय जब हो तो उसके आसपास का लोग उससे डरे नहीं, महफूज फील करे, सेफ फील करे। तो अगर मैं असली राजपूती ही कर लूं, अगर आप जिसको लगता होगा कि अरे यार तो बहुत राजपूती करते हैं, सही मायने में मैं नहीं कर रहा हूं। अगर राजपूती ही कर लूं, सही वाला राजपूती, तो मैं बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा हिंदुत्व को देखने वाला, बहुत अच्छा राष्ट्र को मानने वाला बन जाऊंगा। जैसे राम, प्रभु श्री राम खुद को, आपने रामायण देखा होगा, 10 बार खुद को क्षत्रिय कहते हैं पूरे रामायण में, ज्यादा ही कहते हैं। लेकिन क्या वो जातिवादी है? नहीं। वो कहते हैं कि आखिर मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा धर्म क्या है। तो जैसे मैं राजपूत हूं तो मेरा ये धर्म क्या है। हम जिस कुल में भी पैदा हुए, देखिए मेरा मानना इतना ही है कि आप जिस भी कुल में पैदा हुआ, पता नहीं आपका कुल है, मैंने आपसे पूछा भी नहीं, तो और पूछना भी नहीं चाहिए, या पूछ भी लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जिस भी कुल पे हैं उस पे गुमान करिए। मैं जिस कुल पे हूं उस पे गुमान करता हूं, आप जिस कुल पे हैं उस पे उसको प्यार करिए। मैं जिस कुल का हूं उस पे प्यार करता हूं। समस्या सिर्फ नफरत से होना चाहिए, प्यार से नहीं। तो मुझे अपनी जाति पे गर्व है, गुमान है, तो है। आपको अगर आपकी जाति पे गर्व है, गुमान हो, आपको होना चाहिए। आपको अगर आपकी जाति की वजह से मैं नफरत करता हूं तो ये गलत है, जो कि मैं कभी नहीं करता हूं। क्योंकि राम ये सिखाते हैं कि अगर अपनी कुल पे, अपने धर्म पे, जिस क्षत्रिय धर्म का आप पालन करते हैं, अगर उस पर गर्व और गुमान करना अच्छी बात है, तो निषाद राज को गले लगाना भी आपका धर्म है, सबरी का जूटा बेर भी खाना आपका धर्म है। और जिस समाज को, आदिवासी को सबसे पिछड़ा माना जाता है, उसको लेकर रावण को हरा देना भी आपका धर्म है। और समाज के एक धोबी जब आपकी पत्नी पर कटाक्ष करता है तो उसको सजा नहीं देते हैं, वो उसकी बात का मान रखते हैं। अगर आज का टाइम रहता तो लोग सूली पर चढ़ा देता। तो क्षत्रिय एक स्वयं धर्म है और मैं अपनी जाति पे गर्व और गुमान करता हूँ, ये अच्छी बात है, पर किसी को उसके जाति की वजह से नफरत नहीं करता हूँ। ये मेरा अपना कर्तव्य, ये मेरा संस्कार है। और आपसे क्वेश्चन है हमारी कि बिहार में, बिहार राज्य में स्वास्थ्य केंद्र हो या बेरोजगारी हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं,
बिहार अदर राज्य के मामले में बिहार इतना पीछा क्यों है अभी भी? नहीं, देखिए कई सारी चीजें हैं। मेरा एक पेज था पहले क्रिएटर होगा, मैं इस पर लॉन्ग वीडियोस करता था, मैं इन मुद्दों पे भी बहुत बात करता था। इंस्टाग्राम तो बाद में, अभी मैं शुरू करूंगा। कुछ चीजें हो गई, थोड़े बहुत FIR हो गए। वो सच, वो एक लाइन है ना सीधे मुंह से वाले का कि सच बोलोगे तो लगे 295, करेगे तरक्की पुत हेट मिलेगी। तो वो है कि आप तरक्की करिएगा तो आपको नफरत मिलेगा, और कुछ अच्छा करिएगा तो 295 धारा लग जाता है। तो वो धारा क्यों लगा था? सरकार को आपके हिसाब से जब आपकी बातें ठीक नहीं लगती हैं तो होता है। आप FIR कर रहा थी? कई हैं, वो सब ठीक है, कोई मैटर नहीं है, कई FIR। तो बिहार के सबसे बड़ी बात है कि हम नहीं बदलते हैं। कई बार मैं ये सोचता हूँ, आप कहेंगे कि बिहार बहुत पीछे है। बिहार पीछे नहीं है। बिहार में लोग गरीब नहीं है। बेरोजगारी तो है भैया। तो बेरोजगारी है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना, सरकार का प्रॉब्लम था। और सरकार हम चुनते हैं। तो क्या है ना कि हम जिसको भी चुनते हैं ना, हमारे पास लोग ही वही हैं, ऑप्शंस नहीं है। हम किसको चुने? आपने लालू को चुन के रखा उतने दिनों तक, उन्होंने क्या किया पता है? नीतीश चुने गए, उन्होंने क्या किया? लालू और नीतीश के साथ बीजेपी रही, उसने भी बिहार को उपेक्षित रखा। कभी विशेष राज्य का दर्जा के नाम पे ठगा गया, तो कभी स्पेशल पैकेज के नाम पे ठगा गया। मोदी जी आके कहते हैं, मुझे किसी भी, देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं जब यहाँ पे केंद्र में RJD से गठबंधन होकर सरकार थी, तो लोगों को लगता था कि मैं तो तेजस्वी का विरोधी हूँ, इतना अच्छा नहीं यार। मैं ये कहता हूँ कि मुझे बिहार के लिए ये लोग जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं? मोदी जी आते हैं, इतना करोड़ दे दूं, उतना करोड़ दे दूं, क्या दिया? नहीं दिया ना। नीतीश कुमार का अपना एक विजन था। ये जरूर है कि नीतीश कुमार बाकी जो मुख्यमंत्री थे उन लोगों से तो बढ़िया थे। उन्होंने कई ऐसे काम किए, जैसे आज आप पटना में बैठ के इतना अच्छा लाइट में बैठे हुए हैं, रोड बहुत अच्छा है, ये सब है। लेकिन हर एक आदमी का एक होता है, उतना ही कर पाता है विजन। तो नीतीश एक बढ़िया इंजीनियर थे, उनका एक विजन था, वो खत्म हो गया। अब एक ऐसे युवा की तलाश है जिसके पास एक विजन हो बिहार को लेके, जिसके पास एक मोटिव हो कि बिहार में कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए, कैसे। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप शाहनवाज हुसैन का देखिए ना, वो लगा रहे थे ना इंडस्ट्रीज। सरकारें बदल गया तो यहाँ तो सरकारों बदल जाता है, तो इंडस्ट्रीज लगेगी। और इंडस्ट्री से ज्यादा मुझे लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा स्कोप है, वो है टूरिज्म का। आप जैसे आप चले जाइए जम्मू में, कश्मीर में चले जाइए, तो कश्मीर में कितनी इंडस्ट्री है? नहीं है, लेकिन वहां उसका टूरिज्म इतना हाई है। उत्तराखंड में आप चले जाइए, कितनी है? उत्तराखंड में देवभूमि है, बहुत ज्यादा वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई। यूपी में इंडस्ट्री है, लेकिन टूरिज्म इतना हाई है। तो बिहार में भी अगर आप रोहतास चले जाएं, भागलपुर चले जाएं, सासाराम चले जाएं, या हमारे यहाँ, मैं जिस जगह से आता हूँ मोतिहारी में केसरिया विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, वर्ल्ड हाईएस्ट बौद्ध स्तूप है। हो सकता है आपको भी नहीं पता था आपको? बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया में पहला है। वहां हमारे यहाँ नालंदा है ही, नालंदा का, और सारा का सारा पहला गणतंत्र हमारा वैशाली है। तो इसको अगर टूरिज्म के रूप में सिर्फ उभार दिया जाए तो इतना पैसा आएगा कि कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन हमारे दोनों का दुर्भाग्य सरकार का है ही, और बिहार में जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी इस सब चीज से मतलब नहीं है। वो चोली ढोड़ी और ऑर्केस्ट्रा वाली के इंटरव्यू लेने में, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप, जो यहाँ के लिए काम करे, अच्छा वर्क करे? देखो क्या है ना कि समस्या क्या है ना कि हम इतने अंधे हो गए ना कि अगर हम किसी का क्रिटिसाइज करें ना तो उनके जो समर्थक है वो पागल हो जाता है। सच पूछो तो मुझे बहुत पोटेंशियल लगता था तेजस्वी यादव में। क्यों लगता था पोटेंशियल? कि मतलब अपने जब वो बात करते थे सारे समाज को लेके कि हम सभी समाज को साथ लेके चलेंगे, हमारे जो पिताजी की पॉलिटिक्स है उस पे लेके नहीं चलेंगे, हम A to Z की सरकार की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि वो जो बात शुरू की गई थी, उनको लग गया, एक आध चुनाव में भी लग गया कि ना 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 मुझे अपने बैक टू बेसिस पे आना पड़ेगा, वही MY पे बात करना पड़ेगा। तो वो उम्मीद भी खत्म हो गया, फिर वो वही आ गया। दूसरा जो तमाम लोगों की उम्मीद थी वो थे चिराग पासवान, और सबसे ज्यादा मुझे जो दुख हुआ वो यही हुआ चिराग पासवान को लेकर। क्यों? क्योंकि उनका जो विजन है वो अपना विजन होना चाहिए। जैसे हर एक आदमी का, रामविलास पासवान इसलिए रामविलास पासवान बने कि उनका अपना एक सोच था। उन्होंने दलित सेना बनाई, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, और जहां भी रहे वो काम किए अपने लोगों के लिए। जो भी सोच था, कम से कम उनका एक अपना विजन था, उनकी अपनी एक सोच थी, अपनी एक आइडियोलॉजी थी, उनका अपना एक डिसीजन मेकिंग था। चिराग पासवान के पास डिसीजन मेकिंग के नाम पे कुछ नहीं है। चिराग पासवान का डिसीजन मेकिंग है नरेंद्र मोदी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आदमी
जिसको हम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे, वो अब सिर्फ मोदी का हनुमान बन के रह गए हैं। उनकी अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। जो उन्हें कहते हैं, पहले लाइन में कहा था कि खाता ना बही जे लालू कहिए सही सही, अब वो चिराग पासवान के लिए हो गया कि खाता ना बही जे मोदी जी कहिए वो सही। तो ये गलत है, क्योंकि आप बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार के युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोदी जी के उस गलती पे उनको टोकिए भी, जो क्यों नहीं करते हैं। हाँ में हाँ मिलाते हैं, चुप्पी हो जाते हैं। जैसे अभी अभी देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बीपीएससी वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने उनके एक शब्द नहीं निकल रहा, चुप्पी हो गए। तो आपको जिस रूप में युवा देख रहा था वो नहीं है। अब अगर मुझे 100 का नहीं, अगर आप मुझे 20-25% भी अगर उम्मीद, पहले तो 100 कोई है नहीं, ये दुर्भाग्य है, लेकिन अगर मुझे 20-25% उम्मीद, तो वो प्रशांत किशोर लगता है, वो भी 100 नहीं 25%। मतलब इन जितने ऑप्शंस हैं इनमें प्रशांत किशोर लगता है। प्रशांत किशोर बेस्ट नहीं है, ये जो जितना ऑप्शन बिहार में अवेलेबल है उसमें वो बेस्ट है। ठीक। और हमारे आपसे ये क्वेश्चन रहेगी कि दिल्ली में जब आम आदमी का पार्टी गठन हुआ था, उसमें जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, मतलब शिक्षित समाज सेवी सब लोग थे, मतलब उस वक्त आए थे उस पार्टी में। उस पार्टी में आने के बाद जितने भी उसमें इस बीच में देखा गया था कि उन्हीं के पार्टी के द्वारा हो या मुखिया हो, उन पे कुछ हंसी मजाक उड़ाए थे, आलोचना किए थे। तो आपको क्या लगता है इस पे कि अगर जन सुराज अगर बिहार में अगर चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो क्या उनके लिए ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी की पार्टी के जैसे हो सकता है, क्योंकि किसी की भावना के साथ खेलना? नहीं, देखिए ये तो मुझे नहीं पता है कि इस पे क्या होगा नहीं होगा, मैं कोई भविष्य का वो तो हूँ नहीं। मैं आपने नाम लिया तो मैं थॉट प्रोसेस पे इस पे बता सकता हूँ कि प्रशांत किशोर का जो अभी का विजन है, हाँ। मैं ये नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ कि वो बेस्ट नहीं है, लेकिन अफसोस है कि जो है उसमें वो बेस्ट है। और दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा अच्छा लाइन है कि छल का हिसाब छल होगा, भले आज नहीं तो कल होगा, है ना। तो अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों के साथ छल किया, क्योंकि देखो अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं है कि सब नेता वैसे ही होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था कि मैं औरों से अलग हूं, तो उसने छल किया। मैं ये नहीं कर रहा हूं, अगर वो बोलता है कि मैं नेतागिरी करूंगा, फाइन, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर छल तो होता ही है, साम दंड भेद सब लेके चल, तभी राजनीति में उतरना पड़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं गाड़ी अपनी छोटी रखूंगा, अपना घर बेच के रखूंगा, लोगों के साथ ईमानदार रहूंगा, तो सारे करप्ट लोगों को टिकट दिया, शीश महल बनवा लिया। तो प्रशांत किशोर का अभी कम से कम एक विजन क्लियर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हाँ, उनका एक ही जो मुझे पूछेगा कि उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है और माइनस पॉइंट मुझे क्या लगता है कि उनका है कि भाई टिकट किसको दो, जो डॉक्टर है उसको टिकट दे दो, जो बढ़िया प्रोफेसर है उसको टिकट दे दो, जो फोर्स से लौट के आया है उसको टिकट दे दो, जो नहीं, ये जरूरी है ही नहीं कि जो बढ़िया फोर्स में रहा है वो बढ़िया राजनीति करेगा, जो बढ़िया प्रिंसिपल रहा है वो बढ़िया राजनीति करेगा, जो बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर रहा है वो बढ़िया नहीं। राजनीति एक रूट पॉलिटिक्स अलग चीज है, डॉक्टर इंजीनियरिंग ये सब चीजें अलग। तो सर राजनीति में देखा जाता है कि अब जात पात पे टिकट मिलता है, ठीक है, ये जात पात पर ही टिकट क्यों मिलता है? जब वोट का समय होता है तो जो नेता सब होते हैं वो तो हर एक के पास जाते हैं, वहां तो तब तो जात पात नहीं देता है, लेकिन टिकट जब देता है सरकार तब जात पात दे करके क्यों देता है? क्या वोट जात पात पे करते हैं? सब लोग करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो जिसकी जितनी संख्या रहती है, अब प्रशांत किशोर का ही बात करिए, वो कह रहे हैं कि जिसका जितना संख्या रहेगा उसके हिसाब से टिकट मिलेगा, कि अगर आप यादव है, आपकी संख्या 15% है तो उस टिकट का 15% आपको मिलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी रहेगी। हम बाईकास्ट राजपूत हैं तो मेरा जो अगर 3-4% है तो हमको 3-4% मिलेगा। तो ये तो है, ये हो रहा है। और आप जातिगत जनगणना के लिए तो यार 200-250 करोड़ रुपया फूंक दिया गया, तो आप इस बात को कैसे इनकार कर देंगे? लोग बोलता है कि आप अरे जाति कौन नहीं कर रहा है? आप जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे हैं क्या? बनवा रहे हैं ना, जाति के नाम पे आरक्षण नहीं है क्या? मतलब मैं दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस भी जाति के नाम पे ही है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग आरक्षण लगे, ईडब्ल्यूएस भी तो जाति के नाम पे ही है, और बाकी भी जाति के नाम पे ही है। जाति के नाम पर आप शादी विवाह कर रहे हैं ना, तो जाति, मैं यही कह रहा हूँ कि जाति क्यों मिटाना है? जाति रहने दीजिए, बस इतना रखिए कि कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। जाति में ना भी नहीं है कि मैं बाबू साहब हूं तो मैं बहुत ऊंच हूं, मैं ऊंच हूं तो, लेकिन आप भी छोटे नहीं है। जाति के बीच का, जाति नहीं मिट सकता है, जाति के बीच का नफरत मिटाइए।
आप जो जाति है उसको हमको वजह से नफरत नहीं होना चाहिए। राम के समय यही था, सभी जातियां थी, है ना, निषाद राज भी थे, सभी, और रावण जो ब्राह्मण भी था, तमाम लोग थे। लेकिन वहां राम राज्य क्यों है? क्योंकि वहां जाति तो है पर लोगों में जाति के को लेकर नफरत नहीं है। तो जाति का छोड़ दीजिए, जाति एक आइडेंटिटी है, दैट्स इट। जैसे आप बिहारी हैं कि हिंदुस्तानी हैं? बिहारी है। हिंदुस्तानी नहीं है? हाँ, हिंदुस्तानी भी है। तो उसी तरह आप, जो मैं राजपूत हूं तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? हाँ। हिंदू भी हूं। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी है कि मैं सांवला हूं, कोई गोरा है, कोई इस गांव का है, कोई उस जगह का है। लेकिन ये जाति के बीच का नफरत हटना चाहिए। लेकिन ये जैसे जैसे आपकी सोच है, लेकिन ऐसी सोच तो सबकी नहीं हो सकते। अरे नहीं हो सकती हो तो उसको करना है ना, उस पर बात करना है ना। आप कह रहे हैं कि अरे यार ये जाति है इसलिए इससे नफरत करना है, क्यों करना है? हमारी सोच, आप पहले ये सोचिए, मैं क्या कह रहा हूं कि आप जिस चीज को हर बार लेके आते हैं या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप राजपूती करते हैं, असली राजपूती यही है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, किसी अपने को अगर बड़ा मानना तो किसी को छोटा नहीं मानना। अगर ये मेरे में भी आ जाए, ये अगर सही मायने में यही राजपूती करने लगे तो कोई नहीं होगा। कोई हमारा है भाई, एक तो हमारे तो बात ही है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, सब में ब्रह्म है, सब में भगवान है। तो जब सब में भगवान है, आप में भी वही भगवान है, मेरे में भी वही भगवान है, तो हम बड़ा छोटा कैसे हुए? हमारी बड़ाई छोटाई किस चीज से होती है आप तय करिए। हमारी बड़ाई छोटी होती है कि अगर आप किसी एक रैंक पे हैं, आपने अपने आप को ऊपर उठा लिया है कि अगर आप किसी मान लीजिए किसी भी पद पे हैं, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, चाहे वो राजनीतिक पद हो, तो आपने अपने आप के एक लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर लिया, वहां बड़ा छोटा होता है। अपलिफ्टिंग का गेम है। जैसे अगर मान लीजिए मेरी ही जाति का कोई आदमी जो एक मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री तो अभी नहीं है, चलिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह अभी थे, अभी रक्षा मंत्री हैं, या कोई भी जो बहुत बड़ा पद, वो क्या मेरे से उस बराबर में बात करेगा? क्या मैं अपने से जो एक बहुत छोटा तबका का आदमी है, जो बहुत मेरे भी जाति में जो बहुत छोटे तबके का आने का मतलब है जिनकी लिविंग स्टैंडर्ड है, जो नहीं अपलिफ्ट कर पाए हैं खुद को, क्या हम उनके साथ उस तरह का संबंध रखते हैं क्या? तो आप ऐसा क्यों लगता है कि जाति के नाम पे ही छुआछूत होता है? नहीं भाई, अगर सिर्फ जाति के नाम पे नहीं होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान आज है ना, जिस भी जाति से हैं, पासवान जाति है, क्या उनकी अपलिफ्टिंग हो गई है तो उनको कोई जाति के नाम पर कोई टॉन्ट कर सकता है क्या? नहीं है। तो सारा गेम अपलिफ्टिंग का, अपलिफ्ट करिए खुद को। हाँ, ये जरूर सभी को ध्यान रखना चाहिए। मैं तमाम सभी लोग से कहूंगा कि अगर आप मानते हैं खुद को हिंदू, खुद को राम का वंशज मानते हैं, खुद को महादेव का अंश मानते हैं, तो मानिए कि सब में ब्रह्म है। आप अपने जिस भी कुल पे हैं उस पर खूब गुमान करिए, लेकिन किसी को उसकी जाति की वजह से अगर आप नफरत कर रहे हैं तो ना तो आप राम के मानने वाले हैं और ना ही महादेव को मानने वाले। तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है आपको? मुझे दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत क्यों होगा? मुझे जो उम्मीद है वो उम्मीद पे ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर उम्मीद पे ये लोग खरे उतर रहे होते तो आज भी जो सरकार बनी है ये क्यों फेल हो रही होती? आप भी अगर उसी चीज पे अड़े रह गए, वही जाति, वही सिस्टम, वही चीजें, वही पार्टी पॉलिटिक्स, वही आज आप उसी तरह की राजनीति जो आपके पिताजी करने लगे, आपसे तो बेटर उम्मीद किए थे ना, आप बोलते कि आपसे बेटर उम्मीद किए, तो बेटर उम्मीद पे नहीं उतर रहा। लेकिन वो फिर भी मैं कहूंगा वो चिराग पासवान से बढ़िया है, और जबकि मुझे इस पूरे बिहार में सबसे ज्यादा उम्मीद चिराग पासवान से। क्या भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं राणा दीपू सिंह? कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। मैं कभी नहीं। मुझे क्यों, क्या दिक्कत है? क्योंकि मुझे जो लगता है कि मैं अपनी बेबाकी से अपनी चीजें को नहीं रख पाऊंगा। मेरे हर पार्टी में, जिस पार्टी में जाऊंगा मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं चिराग पासवान नहीं बनूंगा कि मोदी का ऐसा भक्त नहीं बन जाऊंगा कि अगर वो गलत भी करेंगे तो मैं चुप रहूंगा। तो जब भी मुझे लगेगा मैं बोल दूंगा, और बोल दूंगा तो फिर पार्टी के गाइडलाइन से बाहर रहेगा, तो पार्टी में निकलने से बढ़िया ही है कि पार्टी में जा ही नहीं। और बाकी दुनिया कौन जानता है, बोले मैं तो चाहता हूं। मैं अभी मेरे से पूछेगा तो कभी नहीं, भगवान जाने। अब इसमें लड़ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अभी कभी नहीं। अब बोले ना कि महादेव डेस्टिनी बहुत कुछ डिसाइड करती है, तो वो 0.1% का चांस तो कभी खुला रहता है। जब महादेव चाहेंगे तो आप राजनीति में आने से समाज का सुधारा नहीं जा सकता। राजनीति करना अलग बात है, चुनाव लड़ना अलग। हाँ, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते, चुनाव नहीं लड़ना, राजनीति में इन्वॉल्वमेंट तो है ही, आज भी नहीं है क्या? आज भी तो बात कर रही है, तो इन्वॉल्वमेंट तो है ही। मेरे कई समाज के लोग हैं, देखो राजनीति, चुनाव लड़ने वाले लोगों का बिहार में कमी है नहीं। उनको ये बात याद दिलाने रहने का कि भाई आप तुम जिस चीज के लिए जीते हो वो करते रहो, उसका बहुत कमी है। मुझे लगता है मैं वो वाला काम करूंगा। मैं एक इंडिपेंडेंट एक लोगों का बनाऊंगा, जो लोग सवाल करते रहेंगे, जो लोग पूछते रहेंगे, जो लोग कोसते रहेंगे, जो लोग उंगली करते रहेंगे कि आप ये वाला सवाल, इस आप जो कहे थे इस पे काम करिए।
मैं वो काम करूँगा। देखा जाए तो मनीष कश्यप आपके काफी अच्छे मित्र थे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि वो जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया, ठीक है, तो उनको जितने प्यार करने वाले थे, चाहने वाले थे, आज हेटर में क्यों बदल गए, क्या कमी थी? एक कुमार विश्वास की लाइन है जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा था कि जो शिलालेख बन सकता था उसको अखबार बनाकर क्या पाया। तो मनीष जो मनीष हो सकते थे वो ना है और ना हो पाएंगे। उसके पीछे का यही है कि वो शिलालेख बन सकते थे, वो अखबार बनने में खुश हो गए। जिस भीड़ ने, जिस बिहार के उस युवा ने, जिस गरीब मजदूर की वो बात करते थे, जिस पिछड़े तबके की वो बात करते थे, जो बिहारियों की वो बात करते थे रोजगार के लिए, उनके आंखों में मनीष को लेकर बड़ा उम्मीद था। और मनीष ने उस सारे उम्मीद को और साथ साथ हम जैसे कई 10-20 मित्रों को धोखा दिया। धोखा इसलिए दिया कि उसने वो सपने दिखाए जो कभी अरविंद केजरीवाल ने स्वराज के नाम पे लोगों को दिखाए थे और बाद में वो छल कर दिए। बीजेपी में जाना और नहीं जाना उनका व्यक्तिगत मत हो सकता था, लेकिन मुझे ही लगा कि आप जा सकते थे, जाना चाहिए था, जाइए, पार्टी पॉलिटिक्स करिए, चुनाव लड़िए, लेकिन आप मनीष कश्यप जो मनीष कश्यप थे वो कभी नहीं बनिएगा। आप मनीष कश्यप एमएलए बन जाइएगा, विधायक बन ही जाइएगा, मंत्री बन जाइएगा, हो सकता है सांसद बन जाए, कुछ भी बन जाइएगा, लेकिन जो मनीष कश्यप आप थे वो आप कभी नहीं बन पाइएगा। वो बेबाक, वो बेखौफ, वो बेफिक्र आदमी कभी नहीं बन पाइएगा, क्योंकि आपने आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया, और समझौता इंसान को इंसान रहने नहीं देता। क्या वो जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन की इसलिए इतनी आक्रोश है सबके मन में? कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है। देखिए, फिर मैं इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने एक बार पोस्ट लिख दिया था कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो स्वयं पार्टी था यार। मनीष में इतनी काबिलियत थी, खुद की ब्रांड थी। हाँ, मनीष एक ब्रांड था। मनीष, क्योंकि लोग, ब्रांड कौन बनाता है? लोग। और मनीष के साथ जो आरजेडी ने किया था उसको लेकर लोगों के मन में बहुत आक्रोश था। जो भी गठबंधन में नीतीश कुमार और उनकी गठबंधन ने जो उनके साथ किया था, जो उनको जो जेल हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, उसको लेके मनीष के प्रति, सरकार के प्रति लोगों के मन में बहुत आक्रोश था और मनीष के प्रति बहुत सिंपैथी था। तो मनीष इसलिए ब्रांड बन गए थे कि लोग उनके साथ बहुत भारी मात्रा में जुड़ गए थे, लेकिन जिस उम्मीद से जुड़े थे, जिस भरोसे से जुड़े थे और जिस सोच को लेके जुड़े थे, उस सोच का कत्ल मनीष ने अपने ही हाथों खुद कर दिया, जिससे लोग उनसे छटक गए। वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते, वो नहीं होता। मनीष में इतनी काबिलियत थी कि वो अकेले सिर्फ विधायक नहीं बनते, 10 को विधायक बना देते। और आज जो जनसुराज है, आज जो प्रशांत किशोर कोशिश कर रहा है, मनीष उससे बड़ा नाम होता आज के डेट में। जीवन में सफलता की क्या मायने रखता है इंसान के अंदर? खुशी, सुकून। और आपको जब भी लगे कि, देखो, मेरे लिए पूछना है, मेरे लिए ये है कि मुझे ये लगे कि मैंने कभी अपने विचारों से, मैंने कभी अपने स्वाभिमान से, मैंने अपने कभी वसूलों से समझौता नहीं किया। उसकी अगर कीमत चुकाई है तो चुकाई जानी चाहिए। अगर मुझे जरूरत पड़ा है कि मुझे किसी की दोस्ती तोड़ देनी चाहिए तो तोड़ देना चाहिए। मुझे लगा है कि अगर मुझे बीजेपी का इस बात पर विरोध कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए। मुझे लगा है कि सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, अगर ये गलत है तो गलत है, तो गलत है। आपके वीडियो में इतने कटाक्ष शब्द क्यों होते हैं, जिससे जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं एक वायरल होती है? नहीं, एक लाइन है मेरा कि कुछ पा के मस्त, कुछ लोग कुछ भी पा लिए, तो कुछ लोग पा के मस्त, कुछ लोग पा लेने को त्रस्त। हम सवालों से युक्त तल्लड़ बैरागी बागी ना होते तो क्या होते? तो जिसके पास मन में सवाल है वो बागी तो हो गए।